तो फेरी ब्लैक बॉडी के बाद आते हैं ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में। इसमें हम टेम्परेचर तौर पे लाइट की वेवलेंथ क्या बदलाव आता है, टेम्परेचर के बेस पे लाइट की वेवलेंथ पे वो समझेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राफ में देख सकते हैं कि जो रेडिएशन है की इंटेंसिटी है उसके वेवलेंथ के साथ बढ़ रही है। पॉइंट ओ जो मैंने लाल कलर में डॉटेड दिखाया ग्राफ में बता रहा है कि ई एन लैम्बडा, ई इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड लैम्बडा इज वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसे पीक वैल्यू कहते हैं। जो लेफ्ट में होते जा रहा है मतलब वेवलेंथ कम होता जा रहा है जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। एक कर्व एरिया, एक टोटल एनर्जी एमिटेड जो ब्लैक बॉडी कर रही है वो है हीट बढ़ाने पर ब्लैक बॉडी एनर्जी एमिट करती है, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा एमिशन, एनर्जी बढ़ाने पर डिफरेंट को मिल रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होते जाती है। तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम काफ़ी डिफरेंट बिहेवियर देता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे। इसको इस स्मॉल ग्राफ से भी समझ सकते हैं। इस ग्राफ में हम लोग ने एक्स एक्सिस को टेम्परेचर लिया है और वाई एक्सिस को वेवलेंथ लिया है। अगर मैं देखूं तो शुरुआत में वेवलेंथ ज़्यादा है पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मेरा वेवलेंथ ब्लू कलर में कर्व होते हुए नीचे डिक्रीज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट पे। विंस ने डिस्प्लेसमेंट लॉ को और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। विंस का कहना है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तब वेवलेंथ कम होती है। अगर पिछला डायग्राम गौर से देखें तो वेवलेंथ का पीक वैल्यू वो धीरे धीरे पीछे हो रहा था। तो विम ने वही बोला कि वेवलेंथ और टेम्परेचर डिपेंड तो है पर इन्वर्सली, ये एक दूसरे के अपोजिट बढ़ते और घटते। तो लैम्बडा एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देंगे और वहां पे पुट करेंगे बी इंटू 1/TL। यहाँ पर जो b है वो विंस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। The law states that the wavelength for which emissive power of black body is maximum is inversely proportional to the temperature of the black body. Use high temperature of distance स्टार या सन या मून को के टेम्परेचर के जरिए इनकी वेवलेंथ पता की जा सकती है। डिफरेंट टेम्परेचर में वेवलेंथ डिफरेंट जिससे इसका कलर बदलता है, लेकिन हाई टेम्परेचर में ब्लैक बॉडी का जो कलर होता है वो रेड या येलो ही होता है। इसका इस्तेमाल हम सन स्टार जैसे दिखने के लिए जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कर सकते हैं। ऐसा यूनिट होती है मीटर केल्विन। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, वो है किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन एंड थ्योरेटिकल प्रूफ। किरचॉफ लॉ स्टेट करता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितनी अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वो उतनी ही अमाउंट के एमिशन पे डिपेंड करता है एट एनी गिवन टेम्परेचर। बोलने का मतलब है मान लो हमारे पास कोई ब्लैक बॉडी है, वो जितना ज़्यादा हीट या लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी उतना ही उस हीट और लाइट रेडिएशन को एमिट भी करेगी। तो यहाँ पे हमने एक जनरल बॉडी की एग्जांपल ली है। अब ज़रा हम लोग डेरिवेशन पे आते हैं। यहाँ पर जो डेरिवेशन है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ई, यहाँ पे एक और डेफिनेशन है। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन क्या होता है? ई अपॉन ई बी। ई यहाँ पर एमिसिव पावर है एट एनी गिवन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ई बी एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट अ सेम टेम्परेचर। हम हर एक के एमिसिव पावर को कंपेयर ब्लैक बॉडी से इसलिए करते हैं क्योंकि ब्लैक बॉडी का जो एमिसिव पावर या एब्जॉर्प्टिव पावर वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। जितना ही 98% एब्जॉर्ब करती है उतना ही 98% वो निकालने की भी क्षमता रखती है। इसलिए हम टोटल क्वान्टिटीज को रिमेनिंग ब्लैक बॉडी की कैपेसिटी को अंदाजा लगाते हैं। अब ई की वैल्यू ए अपॉन ई बी है, तो इसको अगर मैं पुट करता हूँ वापस से ए अपॉन ई वाले फॉर्मूले में तो मुझे क्या मिलेगा? ए इज इक्वल टू ई अपॉन ई बी एंड एक्सचेंज करने पर ई बी इज इक्वल टू ई अपॉन ई ए हो जाएगा। इससे मुझे एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट मिलती है किरचॉफ लॉ की। At any given temperature, the ratio of the emissive power to the coefficient of absorption is constant for all body, and this constant is called equal to emissive power of a perfectly black body at the same temperature. Theoretical proof देखते हैं इसका। मान लेते हैं एक मेरे पास चैम्बर है जिसमें मैंने दो बॉडी लटका दी है। एक बॉडी है नेचुरल बॉडी, कोई भी कलर की हो सकती है, नॉर्मल बॉडी ली है, और दूसरी मैंने परफेक्टली ब्लैक बॉडी ली है। आइसोलेटेड चैम्बर है ताकि ना ही हीट या लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट प्रॉपर तरीके से। इसको बेहतर समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए एक ऑर्डिनरी बॉडी का जो एरिया होता है वो कोई फिक्स नहीं होता है।
सेम रहता है और ब्लैक बॉडी का भी एरिया सेम रहेगा। हम एक पर्टिकुलर एरिया ही फिक्स करेंगे। एमिसिव पावर कैपिटल ई एमिसिव पावर को बता रहा है। एमिसिव पावर ऑर्डिनरी बॉडी का ई रहेगा, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इसी तरह ब्लैक बॉडी का भी एमिसिव पावर कुछ ना होगा। अब आते हैं एब्जॉर्प्टिविटी पे। अगर ऑर्डिनरी बॉडी की बात करें तो उसकी एक क्षमता है, कुछ एब्जॉर्प्शन या कोएफिशिएंट की एक लिमिट होती है, पर ब्लैक बॉडी की कोई लिमिट नहीं है, ये कंप्लीटली 98% एब्जॉर्प्शन करती है। एमिसिविटी की बात करें तो ऑर्डिनरी बॉडी जो है उसका कुछ ना कुछ एमिसिव होगा, जितना वो ऐड करेगी ब्लैक बॉडी कंप्लीट एमिट कर देती है। अब आते हैं रेडिएंट एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम पर। तो ये डिपेंड करता है क्यू पर, कितनी लाइट उन पे पड़ रही है। यहाँ पर डायग्राम के मुताबिक हमारे को दो चीज़ दी गई है। अब एक और फॉर्मूला होता है जो रेडियन एनर्जी Q इज इक्वल टू Q अपॉन AT। यहाँ Q वो एनर्जी है जो एनर्जी रेडिएट हो रही है एरिया और टाइम के बेस पर, है ना। तो यहाँ पर रेडियन एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेडियन एनर्जी। इसके बारे में हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं कि दोनों बॉडी, चाहे वो ऑर्डिनरी बॉडी हो या ब्लैक बॉडी, अपने टेम्परेचर को सेम करने के लिए आपस में एनर्जी एक्सचेंज करती है ना। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला देखेंगे किस तरह से इनके कैपेसिटी को पता किया जा सकता है। ऑर्डिनरी बॉडी की बात करें तो जो रेडियन एनर्जी जब इन पे पड़ेगी तो ये कितना एब्जॉर्ब करेंगे, तो रेडियन एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम वो डिपेंड करता है उनके एब्जॉर्प्टिव पावर स्मॉल ए, एरिया पर कितना एरिया उन्होंने दिया है, और क्यू कितनी रेडियन एनर्जी उस पर पड़ रही। रेडियन एनर्जी एमिट, अब कितनी एनर्जी वो निकालेगा वो डिपेंड करता है उसके एरिया पर, और दूसरा उसकी कितनी कैपेसिटी एमिसिटिविटी करने की। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को बराबर बोलूं, क्योंकि किरचॉफ भी कहता है कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन बराबर होता है, तो दोनों के इक्वल करने पर ए कट जाएगा, ए क्यू और ई बचा, क्यू इज इक्वल टू ई अपॉन ए आया। ये बताता है रेडियन एनर्जी बराबर होती है एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर के। ये दोनों रेसिप्रोकल होंगे, एक ज़्यादा होगा तो एक कम होगा। फॉर ब्लैक बॉडी यहाँ पर रेडियन एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम क्या होगा, ए क्यू, कितना एरिया थे कितनी रेडियन एनर्जी इस पे पास हो रही। उसके बाद रेडियन एनर्जी एमिट पर यूनिट टाइम वो होगा ए इंटू ई बी, दोनों के वैल्यू में ए कट जाएगा, हमें मिलेगा ई बी इज इक्वल टू क्यू। अब क्यू की वैल्यू हमारे पास है ई अपॉन ए, वो पुट कर देंगे, तो एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ एमिसिविटी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जितना एमिशन उतना कम एब्जॉर्प्शन।